Assalamu alaikum. Welcome to my channel BSc in Generic for All. So today we are going to discuss uh, pharmacology chapter, the drugs affecting hematology system. So what is the today we are going to understand what is the hematological system and what drugs affect the hematological system and in which ways and in this affect the hematology. Hematology is basically the blood system, यानी कि हमारा जितना भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसे हम हेमाटोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं. एंड कौन कौन सी हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स जो हैं वो एक्ट करती हैं किस किस जगह पे किस वे में जो है एक्ट करती हैं. So let me start the lecture. So these are the objectives and hematological drugs. So first we will introduce the hematological drugs. हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं. सो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए जो है कुछ ऐसे न्यूमेरस एजेंट्स की ज़रूरत होती है. 3 इम्पॉर्टेंट डिसफंक्शन ऑफ ब्लड. हमारे ब्लड में 2-3 ऐसे डिसफंक्शंस होते हैं, यानी कि जब उसका फंक्शन जो है ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली जो चल रहा है उसका जो फ्लो है उसमें डिस्टर्बेंस जो आती है तो वो 3 तरह से आ सकती है, यानी कि 3 नॉर्मली इंपॉर्टेंट डिसफंक्शंस है ब्लड के. एक है थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बोसिस बन जाता है, ये एक टाइप है ब्लड क्लॉट की. एंड ब्लीडिंग होती है. ब्लीडिंग होती है यानी कि ब्लड जो है किसी भी रप्चर की वजह से, किसी इंजरी की वजह से जो है वो फ्लो कर रहा है आउटसाइड. एंड एनीमिया हो सकता है, यानी कि डेफिशिएंसी हो सकती है ब्लड की. सो ये हम कॉमनली ट्रीट करते हैं डिफरेंट एजेंट से. सो कॉमन जो है वो है रिव्यू है वो है एंटी कोगुलेंट ड्रग्स जो कि हम थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म के लिए यूज़ करते हैं ताकि ब्लड जो है वो कोगुलेट ना कर जाए. उसकी कोगुलेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं. फिर एंटी प्लेटलेट्स होते हैं. एंटी प्लेटलेट यानी कि प्लेटलेट्स जो है ये अगर एंटीकोगुलेंट जो है ये बेसिकली हम फिब्रीन जो मैशवर्क होता है उसे बनाने नहीं देते, जबकि एंटी प्लेटलेट्स जो होते हैं ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होने देते, यानी कि प्लेटलेट एग्रीगेट ना हो जाए और वो क्लॉट ना बना ले. सो उनको तोड़ने के लिए उस क्लॉट को तोड़ने के लिए हम एंटी प्लेटलेट देते हैं. एंड देन थ्रोम्बोलाइटिक देते हैं. सो ये तीनों जो है ये ब्लड की कोगुलेशन को कोगुलेशन हम कहते हैं, यानी कि जो फिब्रीन मैशवर्क बन जाता है उसको तोड़ने के लिए एंटी कोगुलेंट देंगे. प्लेटलेट ने अगर मैशवर्क बनाए यानी कि एंटी प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो गई है सो उसे तोड़ने के लिए एंटी प्लेटलेट देंगे. थ्रोम्बोलिटिक जो होते हैं अगर कोई थ्रोम्बस वगैरह बन गया होता है, एम्बोलिस बन गया होता है तो उसे तोड़ने के लिए देते हैं, यानी कि ऑलरेडी फॉर्म जो क्लॉट्स होते हैं उसे तोड़ने के लिए हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हैं. एंड जो प्रिवेंट करने के लिए जो बन गए हैं उसे तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आगे बनने ना देने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं. फिर है एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स हम देते हैं. अगर कोई लिपिड का थ्रोम्बस एम्बोलिस बन गया है तो उसे तोड़ने के लिए हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स देंगे. एंड एंटी एनेमिक्स हम देते हैं कि एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी एनेमिक्स देंगे. सो एंटी एनेमिक ड्रग्स जो हैं, एंटी एनेमिक का इस चैप्टर में जिक्र नहीं किया गया है तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिख दिया है कि एंटी एनेमिक्स जो है इसे हम किस तरह एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं. अगर कोई पेशेंट है उसे एनीमिया है लेकिन अगर उसकी किडनी जो है वो फंक्शनल है उसे हम एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन पेशेंट्स को जिनकी किडनी फंक्शनल होती है. एंड एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन जो है ये हम दे सकते हैं. इसका लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर यूज़ किया जाता है. एंड क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट को हम नहीं दे सकते. देन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो होता है, यानी कि आयरन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि आयरन जो है वो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. सो अगर आयरन कम है तो हेमोग्लोबिन भी कम होगा, एनीमिया होगा, तो हम ओरल या आईवी आयरन दे सकते हैं. नेचुरल सोर्सेज जो ओरली हम दे सकते हैं उसमें हीम आयरन आता है, नॉन हीम आयरन. इन दोनों में क्या फ़र्क है. हीम आयरन जो है ये एनिमल सोर्स होता है जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है क्विकली, जबकि नॉन हीम आयरन जो है ये जैसे कि ये हीम आयरन जो है एनिमल सोर्स है, इसमें बीफ आ गया, मटन आ गया, ये सारे जो है एनिमल सोर्स हैं आयरन के. एंड नॉन हीम आयरन जो है ये प्लांट सोर्सेज हैं आयरन के, जैसे कि स्पैनिच हो गया, बीन्स हो गए. सो ये सारे जो है प्लांट सोर्सेज हैं. सो ये एनिमल सोर्सेज हैं एंड ये जो है प्लांट सोर्सेज हैं. ओके.
देन वेनोपर इंजेक्शन, आईवी में जो है वेनोपर इंजेक्शन होता है, लेकिन इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ। एनाफाइलैक्टिक इसकी वजह से हो सकता है, यानी कि जब भी आयरन का इंजेक्शन जो है या आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है, सो हमने जो है पेशेंट को फर्स्ट जो है कुछ मिनट्स के लिए हमने उसको वो करना होता है, मॉनिटर करना होता है कि कहीं उसे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन ना हो जाए, यूर्टिकेरिया ना हो जाए, हेडेक होता है, इससे शॉक होता है, एलर्जी हो सकती है, कोल्डनेस होती है। डेकाड्रॉन एंड एविल, फिर हम अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है आयरन की वजह से, वेनोपर इंजेक्शन की वजह से, देन हम डेकाड्रॉन एंड एविल देते हैं, डेक्सामेथासोन एंड एविल देते हैं फॉर एलर्जी के लिए, ये उसी टाइम हमने देना होता है। एंड देन फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया जो है, अगर फोलिक एसिड कम हो गया है उसकी वजह से एनीमिया हो गया है, तो हमने फोलिक एसिड के सोर्स देने हैं। तो फोलिक सेवियर केसेस में फिर जैसे कि हमने पढ़ा था ये चैप्टर में एंटीबायोटिक के, कि फोलिनिक एसिड का इंजेक्शन होता है जो कि हम देते हैं। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड हम इन द फॉर्म ऑफ ओरली भी दे सकते हैं सोर्सेज। एंड विटामिन B12 में हम विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया में विटामिन B12 देंगे। देन आगे एंटी हाइपरलिपिडेमिक जो है, इनके लिए अलग जो है हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो ये वाला यहाँ पे हम फिलहाल छोड़ देंगे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट, थ्रोम्बोलाइटिक्स एंड ड्रग टू ट्रीट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सो ब्लड के कंपोनेंट समझते हैं। ब्लड में जो है मेनली 4 कंपोनेंट्स है। एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा होता है। सो यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है, ये पिक्चर देख सकते हैं आप। प्लाज्मा जो है ये 55% प्रेजेंट होता है, ये आपने याद रख लेना है। वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट जो है 1% होती है, एंड रेड ब्लड सेल 45% होती है। प्लाज्मा जो है अगर हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है, नॉर्मल ब्लड है, सो नॉर्मल ब्लड में हेमाटोक्रिट लेवल आपने याद रखना है एग्जाम्स के लिए, कि मेल में कितना होता है। मेल में 37 to 47% होता है, सॉरी फीमेल में 37 to 47% होता है, एंड मेल में 40 to 52% होता है। सो ये ब्लड है। ब्लड में सबसे नीचे जो होते हैं हेमाटोक्रिट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स है, हेमाटोक्रिट। एंड देन इसके बाद जो है बफी कोट बना होता है। बफी कोट में हमारे पास प्रेजेंट होता है वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, एंड प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स वगैरह होते हैं। एनीमिया जो है, इसमें एनीमिया में क्या हो जाता है, बेसिकली हमारा HB कम हो जाता है। HB जो है ये हेमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है RBC बनाने के लिए, सो RBC काउंट कम हो जाएगी, हेमाटोक्रिट काउंट कम हो जाएगी। हेमाटोक्रिट काउंट हम बेसिकली कहते हैं वॉल्यूम ऑफ RBCs को। सिर्फ RBCs, अगर हम ब्लड में RBCs को सिर्फ निकाल दें, उसके वॉल्यूम को हम कहते हैं हेमाटोक्रिट्स लेवल। एंड डिप्रेस हेमाटोक्रिट लेवल हो गया। एंड पोलीसाइथियमिया में, पोलीसाइथीमिया जो वैरा होती है डिजीज़ है हेमाटोलॉजिकल, एंड इसमें हेमाटोक्रिट लेवल जो है वो एलिवेटेड होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो प्लेटलेट्स से स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जो है इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये स्टॉप करते हैं ब्लीडिंग को क्लॉट बना के, यानी कि इंजरी साइड पे ये क्लॉट बना देते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इंजरी हो गई है इस साइड पे, एंड ये सेल है जो कि यहाँ से ब्लड फ्लो हो रही है, आउट हो रही है। सो यहाँ पे नॉर्मल ब्लड वेसल जो है वो इस तरह होगी, एंड देन अगर इंजर्ड ब्लड वेसल हो गई, सो यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे प्लेटलेट जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब भी इंजरी हो जाती है प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड देन क्या होता है कि प्लेटलेट आते हैं इंजर्ड साइड पे, एंड यहाँ पे ये मैशवर्क बना देते हैं, सो क्लॉट बना देते हैं ताकि ब्लीडिंग मजीद ना हो। सो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमने प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं नेचुरली। नॉर्मल काउंट प्लेटलेट की 1,50,000 to 4,50,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड है, ये आपने वैल्यू याद रखनी है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड हम किसे कहते हैं, कोगुलेशन को हम क्लॉट भी कह सकते हैं। सो ये दोनों सेम वर्ड्स हैं। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, यानी कि ब्लड जब घट्टा बन जाता है वहाँ पे उसका मैश वर्क बन जाता है। सो क्लॉट क्या होता है, क्लॉट जो है ये एक जेल लाइक मास होता है जो कि प्लेटलेट या फिब्रिन से बनता है ब्लड में। प्लेटलेट से भी बन सकता है, ब्लड फिब्रिन से भी बन सकता है। एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड एंटीकोगुलेंट्स जो होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं या एंटीकोगुलेंट्स जो है ये हमारे नेचुरली लिवर में बनते हैं। जैसे कि हेपरिन हो गया जो कि एंटीकोगुलेंट है, ये हमारे लिवर में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। एंड क्लॉटिंग फैक्टर जो है हमारे पास 13-12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में।
इनके पास एबिलिटी होती है कि ये इस साइकिल को या तो टर्न ऑन कर सकते हैं या टर्न ऑफ कर सकते हैं जब भी ज़रूरत हो। यानी कि अगर ब्लीडिंग हो रही है सो ये टर्न ऑफ हो जाए टर्न ऑफ हो जाएगा एंड कोगुलेशन होगी। अगर जो है एंटी यानी कि कोई कोगुलेंट्स बन गए हैं उसे ख़त्म करने के लिए यानी कि कोगुलेशन को ख़त्म करने के लिए एंटी कोगुलेंट्स के तौर पे हेपरिन फिर जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा एंड इसे इस साइकिल को जो है वो स्टॉप करेगा। व्हाट इज एम्बोलिज्म? एम्बोलिज्म क्या होती है? एम्बोलिज्म एंड एम्बुलस ये वर्ड्स आपने सुने होंगे डिफरेंट डिजीजेज में। ये इसमें क्या हो जाता है कि ब्लड वेसल में क्लॉट जो है वो स्टिक हो जाता है। यानी कि एम्बोलिज्म हम बेसिकली उस ब्लड क्लॉट को कहते हैं जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो है घूम रहा होता है एंड जहाँ पे भी कोई ऐसी नैरो आर्टरी आ जाती है या वेन आ जाती है कि फिर वो मज़ीद वहाँ पे फ्लो नहीं कर सकता, देन वहाँ पे वो स्टक हो जाता है एंड ब्लड फ्लो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। एम्बुलस जो है ये वो ब्लड क्लॉट होता है, ये थ्रोम्बस भी हो सकता है, फ्लैट ग्लोब्यूल भी हो सकते हैं यानी कि फैट का भी बना हो सकता है एंड एयर बबल भी हो सकता है यानी कि गैस एम्बोलिज्म भी हो सकती है। फैट एम्बोलिज्म भी हो सकती है, गैस एम्बोलिज्म भी हो सकती है और कोई फॉरेन मटेरियल भी हो सकता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बस में फ़र्क ये कि थ्रोम्बस जो है वो एक साइड पे बना होता है एंड डेवलप हो रहा होता है, जिस साइड पे बन रहा होता है उसी जगह को वो ब्लॉक कर देता है, जबकि एम्बुलेंस जो है ये फ्लो करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंड कभी भी नैरो आर्टरी में जाके ये स्टक होके ब्लॉक कर सकता है ब्लड सर्कुलेशन। जैसे कि ये मूव कर रहा है ब्लड स्ट्रीम में एंड जब नैरो आर्टरी आ गई तो यहाँ पे स्टक हो गया एंड ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई। व्हाट इज थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस क्या है? इसमें भी कोगुलेशन और क्लॉटिंग होती है ब्लड की सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये थ्रोम्बोसिस है, इसमें भी वही कोगुलेशन क्लॉटिंग है। थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन जो है ये ब्लड क्लॉट और प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल, ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल में प्रेजेंट होगा। वेसल ये वेसल वेन भी हो सकती है, आर्टरी भी हो सकती है, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस होती है और क्लॉट जो है इसे हम इसमें थ्रोम्बस कहते हैं। ये क्लॉट भी फैट थ्रोम्बस भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे डेवलप हो रहा है वहीं पे ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि ये फ्लो नहीं करता। दोनों में फर्क यही है, इंपॉर्टेंट टू नो। हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, ज़रूरी है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन ये वो प्रोटीन है जो कि लिवर में बनता है नेचुरली एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में एनी टाइम प्रेजेंट होता है और ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है एंड जब भी कहीं पे ब्लीडिंग होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में बाय क्लोटिंग फैक्टर 10 फैक्टर 10 से। क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट, उसमें 10 फैक्टर जो है वो इसे कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में एंड इसे हम प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं फैक्टर 10 को कोगुलेशन के दौरान। फिर यहाँ पे ये कोगुलेशन बन जाती है। थ्रोम्बिन का क्या फंक्शन है? ये वो एंजाइम है जो कि क्लॉटिंग करता है ब्लड की, कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अब क्या होता है, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको आगे हम डिस्क्राइब करते हैं डायग्राम के जरिए से। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, ये वो कम्प्लेक्स होता है कोगुलेशन, डिफरेंट कोगुलेशन फैक्टर्स का कम्प्लेक्स होता है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिनोजिन क्या होता है? फिब्रिनोजिन जो है ये मेजर प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर है जो कि प्रोड्यूस होता है एंड ये भी इनएक्टिव फॉर्म होता है, इसकी एक्टिव फॉर्म फिब्रिन है। एंटी थ्रोम्बिन क्या होता है? अब एंटी थ्रोम्बिन का मतलब है एंटी एंड थ्रोम्बिन, जो कि थ्रोम्बिन को नहीं बनने देगा, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। वो स्मॉल प्रोटीन है जो कि इनएक्टिवेट करता है सेवरल एंजाइम्स को कोगुलेशन सिस्टम के, जैसे कि 2A 9A एंड 10A को इनएक्टिवेट करता है ताकि 10A ना बने एंड 10A जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एंड एंटी थ्रोम्बिन इसे इनहिबिट कर लेगा ताकि कन्वर्ट ना हो एंड कोगुलेशन ना हो। ब्लड क्लॉटिंग के 3 मेन स्टेजेस हैं, ये आपने याद रखने हैं कि 3 स्टेजेस होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। नंबर 1 है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है डिफरेंट फैक्टर से एंड देन
कन्वर्जन होती है प्रोथ्रोम्बिन की इनटू थ्रोम्बिन थ्रू प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के। फिर कन्वर्जन होती है फिब्रिनोजेन की इनटू फिब्रिन में। देन आते हैं स्टेजेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। इसके 2 स्टेजेस होते हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। सो इंट्रिंसिक पाथवे जब हमारे एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाते हैं एंड कोलेजन एक्सपोज हो जाता है, देन क्या होता है कि सबसे पहले हमारा फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेट होता है एंड ये कन्वर्ट होता है फैक्टर 12A में। एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड में ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये हेलिकेरिन एच ये कन्वर्ट करता है फैक्टर 12A जो है ये कन्वर्ट करता है 11 को 11A में एंड देन 11A जो है कैल्शियम के साथ मिलके कन्वर्ट करता है 9 को 9A में एंड देन 9A जो है कैल्शियम के साथ मिलके कन्वर्ट करता है 10 को 10A में। कैल्शियम को हम फैक्टर 8 भी यहाँ पे कहा गया है। सो 10 पहले 9 आता है फिर 10 आता है एंड देन 10A जो है ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है इसे एक्टिवेट कर देता है एंड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को हम फैक्टर 2 कहते हैं एंड थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में एंड देन थ्रोम्बिन जो है ये कैल्शियम के साथ मिलके, यहाँ पे कैल्शियम की भी जरूरत होती है, कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजेन को इनटू फिब्रिन में, यानी कि ये फिब्रिनोजेन को हम फैक्टर 1 कहते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम के साथ मिलके, ये लूज स्ट्रैंड बनाता है फिब्रिन का एंड देन टाइट फिब्रिन क्लॉट बन जाता है इन दोनों के मिलने से, थ्रोम्बिन एंड कैल्शियम। सो ये कन्वर्ट करते हैं फिब्रिन इनटू फिब्रिन एंड देन यहाँ पे अगर हम ये दूसरा पाथ देखें एक्सट्रिंसिक पाथवे, सो यहाँ पे जब टिश्यू ट्रॉमा हो जाता है एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स रिलीज होते हैं एंड ये एक्टिवेट करते हैं हमारे जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है इसमें जितने फैक्टर यहाँ से रह गए, यानी कि 7 वाला जो है वो यहाँ पे होता है फैक्टर 4 होता है, ये कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे ये फैक्टर 7 जो है इसे हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। सो ये फैक्टर जो है टिश्यू फैक्टर जो है यहाँ पे होता है 7, इसे हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। ये कन्वर्ट करता है 10 को 10A में एंड यहाँ पे भी कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज को दोनों फैक्टर इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों इसे एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है फिर एक्ट करता है एंटीथ्रोम्बिन। एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्ट करता है, ये स्टिमुलेंट होता है यानी कि कोगुलेशन नहीं होने देता। जैसे कि हेपरिन जो है ये स्टिमुलेट करता है एंटीथ्रोम्बिन 3 को इन ब्लड में, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसे एक्टिवेट कर लेता है। एंटीथ्रोम्बिन 3 जो है फिर कन्वर्ट नहीं होने देता प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ये तब होता है जब हमें कोगुलेशन की जरूरत नहीं होती, हमें एंटी कोगुलेंट देने होते हैं यानी कि कोगुलेशन से प्रिवेंट करना होता है, तब हम एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिवेटर्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेपरिन। सो ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने नहीं देता है, यहाँ पे इसे ब्लॉक कर देता है। तो अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा देन हमारे पास फिब्रिन नेटवर्क भी नहीं बनेगा एंड कोगुलेशन नहीं होगी। होप सो आप लोग को इस साइकिल की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। देन चलते हैं एंटीकोगुलेंट्स की तरफ, जो कि ओरली हम बेसिकली लेते हैं। एंटीकोगुलेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हेपरिन को, वारफरिन को एंड रिवारोक्साबेन। सो ये एंटीकोगुलेंट्स हैं 3। हेपरिन एंटीकोगुलेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कोई कोगुलेशन नहीं होने देते ब्लड में। एंटीकोगुलेंट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एंटीकोगुलेंट जो कि हम यूज करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी के अंदर इन वीवो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हम यूज करते हैं, सो वो है वारफरीन। वारफरीन जो है ये हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं, इन वीवो में हम यूज करते हैं। एंड ओरल एंटीकोगुलेंट है एंड एंटीकोगुलेंट जो कि हम यूज करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इन विट्रो में जो हम यूज करते हैं। सो इन विट्रो में जो है हम यूज करते हैं कलेक्टेड होता है फ्रॉम द बॉडी से। सो इन विट्रो में हम यूज करते हैं कैल्शियम रिमूवर। कैल्शियम रिमूवर भी रिमूवर जो है यहाँ पे हम मैं लिख देती हूँ। सो ये कैल्शियम रिमूवर जो है हम यूज़ करते हैं इन वीवो इन विट्रो, यानी कि जब हम किसी से ब्लड ले लेते हैं एंड हमने उसका ब्लड जो है उसे सैंपल के लिए लेके जाना है, तो उसमें हम कैल्शियम डाल देते हैं उसे रिमूव करने के लिए, ताकि ये क्लॉट ना बने और हम अच्छे से एग्जामिन कर ले सैंपल को।
देन एंटीकोगुलेंट जो कि हम यूज करते हैं इन वीवो एंड विट्रो दोनों में जो यूज किए जा सकते हैं वो है ओनली हेपरीन, जो कि हम दोनों में यूज कर सकते हैं। और जबकि कैल्शियम रिमूवर जो है हम वीवो में यूज नहीं कर सकते। एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटेलेट एजेंट वो मेडिसिन होती हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करती हैं आर्टरीज में, वेन्स में, हार्ट में। अब विट्रो एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं? जो कि रिमूव करता है कैल्शियम आइंस को, कैल्शियम रिमूवर्स हम देते हैं। सो कैल्शियम आइन को रिमूव करता है। कैल्शियम आइन जो है ये कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजेन को इनटू फिब्रीन में थ्रोम्बीन के साथ मिलके। सो कैल्शियम को रिमूव करेंगे जैसे कि हमने अभी पढ़ा लास्ट वाले पार्ट में। सो इस ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? इसमें हम दे सकते हैं सिट्रेट मेडिसिन, ऑक्जेलेट फ्लोराइड डाल देते हैं ब्लड में, इथाइलिन डाइअमाइड टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA जिसे हम कहते हैं। सो ये आपने जरूर याद रख लेने हैं एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड हेपरीन डिस्कस करते हैं अब। हेपरीन जो है जो कि विट्रो एंड वीवो दोनों में हम यूज कर सकते हैं। एंड हेपरीन को हम साथ साथ में एंटी थ्रोम्बिन 3 स्टिमुलेंट भी कहते हैं। सो इसे जो है हम एंटी थ्रोम्बिन 3 स्टिमुलेंट भी कहते हैं, आगे हम ये डिस्कस करते हैं। सो हेपरीन जो है ये नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है, हमारे मास्ट सेल एंड बेसोफिल इसे प्रोड्यूस करते हैं ब्लड में और ये एक्टिवेट करते हैं एंटीथ्रोम्बिन 3 को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को बाय एक्टिवेटिंग एंटीथ्रोम्बिन 3 को, ये एक्टिवेट करता है। सो ये डायरेक्टली सप्रेस करता है एक्टिविटी को ऑफ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड होके। ये प्रोटीएज इनहिबिटर है सर्कुलेशन में और रिमूव करता है थ्रोम्बिन को फ्रॉम द सर्कुलेशन। यानी कि अगर सर्कुलेशन में एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है ये ज्यादा होगा, इसकी अमाउंट ज्यादा होगी, ज्यादा स्टिमुलेट होगा, देन थ्रोम्बिन उतना ही कम होगा, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए इसके जो है थ्रोम्बिन एक्टिवेटर चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर चाहिए। सो वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अगर हम एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट कर लें एंड ये इसको ब्लॉक कर देगा, देन ये कन्वर्ट नहीं होगा थ्रोम्बिन में एंड देन ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट नहीं करेगा फिब्रिनोजेन को फिब्रीन में। सो यहाँ से फिर क्या होगा? ये फिब्रीन जो है कन्वर्ट नहीं होगा इनटू फिब्रीन, फिब्रिनोजेन जो है कन्वर्ट नहीं होगा फिब्रीन में। ये साइकिल अभी हम डिस्कस करेंगे। हेपरीन जो है ये अगर हम दे देते हैं जो एंडोजीनस इनहिबिटर होता है, यानी कि एंटी थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को अगर हम बाहर से और हेपरीन दे दें एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, सो ये उसकी एक्टिविटी को 1000x टाइम्स ये इंक्रीज कर देता है। सो यहाँ पे अब डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हेपरीन जो है ये पहले जो है सप्रेस करता है थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन के एक्शन को भी सप्रेस करता है, इनएक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 9, 10, 11 एंड 12 को। पहले ये एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 को, देन एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है कन्वर्ट नहीं होने देता प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन की अमाउंट कम हो जाती है ब्लड में, थ्रोम्बिन कम हो जाएगा, देन कोगुलेशन नहीं होगी। हेपरीन की फार्माकोकाइनेटिक क्या है? हेपरीन जो है इसकी एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ये हेपरीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम्स। ये पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी होती है, यानी कि आइंस बनते हैं इसमें, हाईली नेगेटिव आइन होता है, लार्ज साइज में होता है। तो हेपरीन जो है ये क्रॉस नहीं कर सकता मेम्ब्रेन को, सो इंक्लूडिंग दोज ऑफ GIT ट्रैक, यानी कि GIT ट्रैक की मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम ओरली नहीं दे सकते, ये ऑब्जॉर्व नहीं होता ओरली, ये हम या तो IV इंजेक्शन में देते हैं या सबकट देते हैं। एंड क्रॉस नहीं करता मेम्ब्रेन को क्योंकि इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। हेपरीन जो है ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस नहीं करता है। सो ये प्रेगनेंसी में बेस्ट एंटीकोगुलेंट ड्रग जो है वो हेपरीन है, हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। एंड ब्रेस्ट मिल्क में को भी क्रॉस नहीं करता है। एंड मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन क्या है? हेपरीन जो है ये हेपेटिक में मतलब यानी कि लिवर में ये मेटाबोलाइज होता है एंड रिनल रूट से एक्सक्रीटेड होता है। सो नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है? इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, यानी कि 90 मिनट्स होती है, 1.5 आवर्स। हाउएवर इन पेशेंट विद हेपेटिक रेनल डिजीज, लेकिन अगर किसी की रेनल डिजीज है, उसे रेनल फंक्शन सही नहीं है, किडनी फंक्शन नहीं कर रही सही, सो इसका हाफ लाइफ इंक्रीज भी हो सकता है अगर ये रेनल रूट से राइट टाइम पे ये एक्सक्रीट नहीं हो रही है।
एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है एंड कंट्राइंडिकेशन, किस टाइम हमने इसे एहतियात से इस्तेमाल करना है। इसकी एडवर्स इफेक्ट हैमरेज हो सकता है जब ब्लड बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। हेपरिन की वजह से ये ब्लड थिनर है, इसे हम ब्लड थिनर भी कहते हैं, ब्लड को थिन कर देता है। तो अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो हैमरेज आसानी से हो सकता है। ब्रूसेस हो सकते हैं, ब्रूसेस हम कहते हैं कि स्मॉल ब्लड वेसल्स जो हैं वो रप्चर्ड हो जाते हैं एंड स्किन के नीचे एंड डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। एंड पिटीशिया हम पर्पल स्पॉट को कहते हैं, रेडिश पर्पल स्पॉट्स आ जाते हैं, हेमाटोमास बन जाते हैं, नीचे स्किन के नीचे जो है हेमाटोमा बन जाता है ब्लड का। हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, हेपरिन की वजह से प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। एंड प्रिकॉशन हम किस में लेंगे, हेमोफीलिया के पेशेंट्स में लेंगे। हेमोफीलिया में बेसिकली फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 जो है ये कम हो जाता है, फिब्रीन कम हो जाता है बेसिकली। फिब्रीन कम हो जाता है हेमोफीलिया में एंड ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ये। हेमोफीलिया में हमने ये यूज जो है कॉशन से करना है, यानी कि ध्यान से इस्तेमाल करना है। कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। पैक्टिक अल्सर डिजीज कॉज कर सकता है, आसानी से हैमरेज हो सकता है। कंट्राइंडिकेटेड किस टाइम होता है, ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेशेंट, यानी कि जिसमें प्लेटलेट काउंट जो है वो कम है, तो उन पेशेंट्स में हम ये जो है कंट्राइंडिकेटेड है उसमें नहीं देंगे। एंड जब भी हम हेपरिन दे रहे हैं, उससे पहले हमने बेसलाइन डेटा ले लेना है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एपीटीटी हमने जो है ये टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट। नॉर्मल रेंज इसकी 30 to 40 सेकेंड होती है एंड पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है रेंज 11 to 14 सेकेंड। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्लॉटिंग टाइम होता है, यानी कि हमारा ब्लड कितने टाइम में क्लॉट हो रहा है। बेसिकली अब आप सोचेंगे दोनों क्लॉटिंग टाइम के लिए है। एक्टिवेटेड एपीटीटी एंड पीटीटी में फर्क क्या हुआ, पीटी जो है ये सिर्फ इतना देखता है कि क्लॉट जो है ये जब हमने कैल्शियम जो है वो डाल दिया है सब कुछ एंड फोस्फोलिपिड्स वगैरह आ गए हैं। ये जो क्लॉट है यानी कि फिब्रीन कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा, फिब्रिनोजिन जो है ये कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा है फिब्रीन में मैशर बना रहा है। जबकि एक्टिवेटेड पार्शियल एपीटीटी जो है इसमें हम पूरा साइकिल देखते हैं कि ऊपर से सारे फैक्टर्स एक्टिवेट हुए, 10A फैक्टर एक्टिवेट हुआ एंड देन उसके बाद जाके फिर प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन आए एंड देन फिर फिब्रीन मैशवर्क बना। ये सारा जो है 30-40 सेकेंड में साइकिल कंप्लीट हुआ। देन हेपरिन क्लिनिकल एप्लीकेशन कब कब हम यूज कर सकते हैं, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस, वेनस थ्रोम्बोसिस के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि अगर लंग्स में कहीं आर्टरी या वेन में जो है एम्बोलिस बन गया है, पेरिफेरल आर्टरी एम्बोलिज्म यानी कि पेरिफेरल साइड पे कोई एम्बोलिज्म बन गया है, पोस्ट ऑपरेटिव डीवीटी एंड पेरिफेरल पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देते हैं एंड डीआईसी के ट्रीटमेंट में हम देते हैं। डिसिमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन होती है, ये वो कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉट्स बनते हैं हमारे बॉडी में डिफरेंट, यानी कि हर जगह ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं एंड सारे बॉडी पे ये पर्पलिश पैचेस आ जाते हैं। इसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है एंड ब्लड सप्लाई जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को नहीं हो पाती। डीआईसी जो है इसमें बेसिकली क्या होता है कि एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है वो कम हो जाता है। ये हम कहते हैं उस कंडीशन को जिसमें एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है, एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है ये कम हो जाता है, इसकी अमाउंट कम हो जाती है। तब ये कॉज होता है डीआईसी एंड जो है फिर इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग इन सर्जरी, सर्जरी में क्लॉट से प्रिवेंट करने के, सर्जरी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बेसिकली बाईपास सर्जरी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि जब सर्जरी की जाती है, कट लगाया जाता है, वहाँ पे जो है कोगुलेशन का ज़्यादा चांस होता है, तो इसीलिए वहाँ पे बेइंतहा जो है ऊपर डाल के जो है डायरेक्टली डाला जाता है सर्जरी साइड पे हेपरिन, ताकि क्लॉट ना बने। एंटीकोगुलेंट जो है इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन डायलिसिस, जब डायलिसिस कर रही हूँ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हो तो उसमें एंटीकोगुलेंट डाले जाते हैं ताकि उस इन्फ्यूजन में पड़े पड़े ये ब्लड जो है खराब ना हो जाए, यानी कि क्लॉट्स ना बन जाए उसमें। फिर है प्रोटामीन सल्फेट फॉर हेपरिन ओवरडोज, बेसिकली प्रोटामीन इज द एंटीडोट ऑफ हेपरिन, यानी कि हेपरिन जो है अगर हमने बहुत ज़्यादा दे दिया है एंड ब्लड थिन हो गया है, कोई ब्लीडिंग इससे हो गई है, हैमरेज हो रहा है, देन हमने एंटीडोट के तौर पे डायरेक्टली प्रोटामीन सल्फेट देना है।
तो 1 यूनिट ऑफ हेपरिन जो है, अगर हम हेपरिन का 1 यूनिट देते हैं, सो ये 1 ml जो है प्लाज्मा ब्लड जो है उसका 1 ml को ये प्रिवेंट करता है कोगुलेशन से 1 आवर तक। 1 आवर तक ये प्रिवेंट करेगा कोगुलेशन से। एंटीडोट जो है हेपरिन का प्रोटामीन सल्फेट है। प्रोटामीन सल्फेट जो है ये एंटीडोट है अगर हमने सेवियर हेपरिन ओवरडोज दे दिया है। प्रोटामीन जो है ये स्मॉल प्रोटीन है जिसके मल्टीपल पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होता है। सो हेपरिन जो है ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है एंड ये पॉजिटिवली, सो ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप इन नेगेटिव चार्ज हेपरिन ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, इसके साथ आयनिक बॉन्ड बना लेता है एंड इसे रिमूव करता है, एक्सक्रीट करता है बॉडी से, इसके एक्शन को कम कर देता है। सो प्रोटामीन जो है ये 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटामीन जो है ये इनएक्टिवेट करता है 100 यूनिट्स ऑफ हेपरिन को। ये चीज़ें आपने हेपरिन जो है इसका बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद रख लेना है, बिकॉज इसमें से बहुत ज़्यादा ये एग्जाम्स में आता है। सो 100 यूनिट ऑफ हेपरिन को ये इनएक्टिवेट कर देता है। हैंस फॉर ईच 100 यूनिट ऑफ हेपरिन के लिए 1 मिलीग्राम प्रोटामीन हम इंजेक्ट करते हैं। सो प्रोटामीन हो गया पॉजिटिवली चार्ज एंड हेपरिन हो गया नेगेटिवली चार्ज, ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे एंड इसका जो एक्शन है वो कम हो जाएगा। सो बेसिकली हम बाईपास सर्जरी जब करते हैं जिसमें हेपरिन की बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाती है, उसमें हम प्रोटामीन सल्फेट यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट इसका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया एंड प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा सही होती है, उसमें हम दे सकते हैं। हेपरिन इंड्यूस जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। देन अब आगे चलते हैं। नर्सिंग कंसंट्रेशन हमने क्या एज ए नर्स हमने क्या क्या जो है इसमें बेस लाइन वाइटल साइन लेने हैं, फिजिकल असेसमेंट करनी है, लेबोरेटरी रिजल्ट हमने देखने, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करना है पेशेंट का कि एंड प्लेटिलेट काउंट करने के पहले से तो उसे प्लेटिलेट काउंट कम नहीं है क्योंकि हमने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेशेंट में नहीं देना है। प्लेटिलेट काउंट हम देखेंगे एंड एपीटीटी क्लॉटिंग टाइम एंड पीटी टेस्ट करेंगे। हमने ब्लीडिंग देखनी है, मॉनिटर करना है कि उसे कोई हेमाटूरिया वगैरह तो नहीं है, यानी कि यूरिन में तो ब्लड नहीं आ रहा, इपिस्टैक्स नोज ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इकाइमोसिस यानी कि स्किन के अंदर नीचे जो है ब्लड वेसल की ब्लीडिंग से जो है जो पैचेस बन जाते हैं स्किन पे वो तो नहीं हो रहा, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कम नहीं है, ऑकवर्ड ब्लड इन स्टूल यानी कि स्टूल में कोई ऑकवर्ड ब्लड इन स्टूल हम कहते हैं बेसिकली वो ब्लड जो कि स्टूल में नजर नहीं आता लेकिन ऑन एग्जामिनेशन ये नजर आ जाता है। हैव अवेलेबल एंटीडोट हमारे पास होना चाहिए हेपरिन का प्रोटामीन सल्फेट। हमने क्लाइंट को बोलना है कि ओवर द काउंटर ड्रग्स आपने यूज़ नहीं करनी है फिजिशियन को नोटिफाई किए बगैर।